नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। जब भी अमेरिका में चुनाव होता है, हमारे बीच में एक कौतूहल का विषय होता है, एक उत्सुकता होती है कि आखिर अमेरिका में चुनाव होते कैसे हैं। अमेरिका के जो चुनाव प्रक्रिया है वो क्या भारत से मिलती जुलती है या बिल्कुल डिफरेंट प्रक्रिया है। ये तमाम जो आपके बीच में सवाल हैं, बहुत डिटेल से मैं आपको बहुत ज़्यादा अंदर ना घुसते हुए मोटे मोटे तौर पर आपको समझ आ जाएगा कि अमेरिका के जो चुनाव जो प्रक्रिया है वो क्या है और कैसे उनका जो है एक निर्वाचन किया जाता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जो चुनाव प्रक्रिया है वो लगभग 200 साल पुरानी है। 200 सालों से वही प्रक्रिया उनके बीच में लागू है। हर 4 सालों में, भारत में 5 सालों में, जबकि अमेरिका में हर 4 साल में एक बार चुनाव किया जाता है। चौथा साल यानी कि लीप ईयर। लीप ईयर वही साल होता है जब फरवरी 29 की होती है। मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक है रिपब्लिकन और दूसरे हैं डेमोक्रेटिक। इन्हीं दोनों पार्टियों का वर्चस्व यहाँ पर रहता है और लगातार एक के बाद एक सत्ता पर काबे से ये लोग रहते हैं। छोटी छोटी पार्टियाँ हैं लेकिन उनका वजूद ना के बराबर है, जैसे कि ग्रीन पार्टी वगैरह। सबसे पहले हम मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी का क्या विचारधारा है, क्या उसका सोच है। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी में इसको हम जीओपी भी कहते हैं, यानी कि जीओपी का क्या मतलब हुआ, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। अगर आप कहीं जीओपी लिखा देखते हैं तो उसका मतलब रिपब्लिकन ही है। रिपब्लिकन का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। इस पार्टी में ज़्यादातर कैपिटलिस्ट हैं, यानी कि पूंजीवादी लोग हैं। यहाँ पर अमीर लोगों का काफ़ी वर्चस्व रहा है, शुरू से ही हमको ये देखने को मिला है। इनकी जो सोच है वो कंजर्वेटिव है, यानी कि पुराने मूल्यों को जो ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये इनकी पार्टी की विचारधारा है, इनकी पार्टी के मूल्य है। जॉर्ज बुश आपको याद होंगे, जॉर्ज बुश भी रिपब्लिकन पार्टी के ही थे। अब हम बात करते हैं दूसरी पार्टी की, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए, ये पार्टी लिबरल वैल्यूज़ की है, यानी कि उदारवादी सोच की। लेकिन इनका जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है। हाँ, मुस्कुराने की बात नहीं है, गधा ज़रूरी नहीं है हर देश में बेवकूफ़ी का ही प्रतीक हो, यहाँ सम्मानीय है। गधा इनका चुनाव चिन्ह है। बराक ओबामा आपको याद होंगे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे। अब देखिए, 2 प्रमुख पार्टियां आप समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं चुनावों की ओर। देखिए, इनके जो चुनाव हैं वो डायरेक्ट नहीं होते हैं बल्कि इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कैसे होते हैं वो आपको धीमे धीमे समझ आ जाएगा। राष्ट्रपति बनने की जो यहाँ पर शर्तें हैं वो भी आपको मुख्य 3 शर्तें बता देता हूँ। पहली बात तो ऑफकोर्स ये शर्त है कि जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है उनका जो जन्म है वो अमेरिका में ही हुआ हो, कम से कम 14 साल अमेरिका में रहे हों। ऐसा नहीं कि अमेरिका में पैदा हुए उसके बाद भाग गया, पता नहीं कब लौट के और बोलने लगे मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, वैसा नहीं चलने वाला है। तीसरी जो शर्त है वो है 35 वर्ष का अनुभव, मतलब 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र उनकी होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। इसके बाद देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अमेरिका की जो संसद है उसको हम कांग्रेस कहते हैं। हमारी वाली कांग्रेस नहीं, उनकी संसद का नाम कांग्रेस है। हमारा जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उनके यहाँ भी लोकसभा होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनकी संख्या है 435 + 3, यानी कि टोटल 438। वो +3 क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद अब जो हमारे राज्यसभा है यानी कि अपर हाउस है, उनका होता है सेनेट, जिनकी सीट्स होती हैं टोटल 100, यानी कि 100। देखिए, अमेरिका में अभी फ़िलहाल 50 राज्य हैं और सीधा सीधा गणित है कि अमेरिका में जो सेनेट है उसके हिसाब से हर राज्य में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पॉपुलेशन के आधार पर हर राज्य से 2-2 सीट्स नामांकित हैं राज्यसभा यानी कि सेनेट के लिए। जबकि जो लोकसभा है यानी कि हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी जो 435 सीटें हैं, 435 + 3 यानी कि 438 जो सीटें हैं, वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। आपको पता होगा हमारे निर्वाचन आयोग का काम क्या है और कैसे परिसीमन बनाया जाता है, कैसे एक लोकसभा क्षेत्र का जो एरिया डिसाइड किया जाता है, विधानसभा क्षेत्र का एरिया डिसाइड किया जाता है। उसी प्रकार से
वहाँ पर भी पॉपुलेशन के आधार पर किसी राज्य में ज़्यादा, जैसे कि कैलिफोर्निया हम ले लें, कैलिफोर्निया अमेरिका का उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीटें वहीं पर हैं। तो वहाँ पर जो है इस प्रकार से अलग अलग सीटों का आवंटन है। इतनी बात आपको साफ हो गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चुनाव प्रक्रिया को। देखिए, अमेरिका में जो चुनाव है वो मुख्यतः 4 चरणों में होता है और एक बहुत लेंदी प्रोसेस है जो हम इंडियंस कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना लंबा टाइम लगेगा एक इलेक्शन प्रोसेस को होने में। एक चीज़ अच्छी भी है अमेरिका में कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसमें इलेक्शन जो है एक ही बार में हो जाते हैं, उसके बाद बार बार की झंझट नहीं रह जाती। जबकि इंडिया में जो सारी मशीनरी है, सरकारी तंत्र है, उसका पूरा दुरुपयोग किया जाता है और लगातार प्रचार भी चालू रहते हैं और इलेक्शन कहीं ना कहीं चालू रहते हैं, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में। और जब राज्य ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो है लोकसभा का चुनाव हो जाता है, यानी कि आम चुनाव चालू हो जाता है। वहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर सरकारें जो है वो बहुत स्थायी होती हैं और इतनी जल्दी गिरने वालों में से नहीं होती। तो ये बात अमेरिका में बहुत अच्छी है। बाकी जो इनका इलेक्शन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा पेचीदा है, टेढ़ा है। अब सही है गलत है ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन है बड़ा पेचीदा और मज़ेदार। देखिए, 4 चरणों में इनका चुनाव होता है। सबसे पहला चरण, देखिए लगभग 1.5 सालों का ये लंबा संघर्ष है, एक प्रक्रिया है, उसके बाद ही हम नतीजे पर पहुंचते हैं। हमको लगता है कि चलिए राष्ट्रपति जी का आज इलेक्शन है, वो काउंटिंग डे को आप सोचते हैं कि इलेक्शन है, जबकि ये प्रक्रिया जो है 1.5 साल पहले से शुरू हो जाती है। 1 साल पहले से, यानी कि मार्च अप्रैल के बीच में, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, उस बीच क्या होता है, उस बीच अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन होता है। यानी कि जो लोग हैं वो इंटेंशन जताते हैं कि मैं, मतलब अनाउंस करते हैं कि मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार इस बार होने जा रहा हूँ। मतलब वो एक घोषणा करते हैं कि मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम ये किया जाता है, जिसके थ्रू उनको शॉर्टलिस्ट करना ज़रूरी है कि कितने लोग हैं, किसका चुनाव होगा। सबसे बड़ा संघर्ष का काम है। इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा कॉकस। देखिए, प्राइमरी और कॉकस क्या है आप सोच रहे होंगे। देखिए, प्राइमरी की तहत क्या होता है कि जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो एक बैलेट बॉक्स कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से जो है गुप्त रूप से, कभी पार्टी के कार्यकर्ता कभी जनता को भी मिलाकर गुप्त रूप से वोट डालते हैं और तय करते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं डेलीगेट्स होंगे जो कि आगे बढ़ेंगे। मतलब जो दूसरी प्रक्रिया है, स्टेप 2 जो है, उसकी ओर वो अग्रसर होंगे। ये होता है प्राइमरी और कॉकस में। प्राइमरी तो आप समझ गए, गुप्त रूप से वोट डालना। अब कॉकस क्या है? देखिए, कॉकस जो है वो एक समझ लीजिए एक बड़ी मीटिंग है, रिहायशी मीटिंग है, जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो है वो तय कर रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हो सकता है ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, वो आधे लोग कहेंगे इनको इनको इनको, ऐसे करके खूब भीड़ के रूप में, डिबेट के रूप में उसको तय किया जाता है कि कौन जो है हमारे नुमाइंदे होंगे, कौन से डेलीगेट्स आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये जो है कॉकस में डिसाइड होता है। अब देखिए, एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि प्राइमरी जो है वो वहाँ की राज्य सरकारें और लोकल जो बॉडीज़ हैं वो तय करती हैं, जबकि जो हमारा कॉकस है वो पार्टियाँ बनाती हैं उसको। वो जो पूरा प्रक्रिया होती है वो पार्टी तय करती है। अब देखिए आप, ये जो प्रक्रिया है, मतलब जब इंटेंशन जाहिर किया गया था कि मुझे राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना है, वहाँ से लेकर प्राइमरी कॉकस तक, यहाँ तक ही 1 साल निकल जाता है। मतलब इस जुलाई से अगली जुलाई, अगले साल की जुलाई आ जाती है। इसके बाद देखिए नेशनल कन्वेंशन होता है। अब ये नेशनल कन्वेंशन क्या है? देखिए, नेशनल कन्वेंशन वही है जो प्रतिनिधि हमने चुने हैं, जो प्राइमरी और कॉकस के बाद जो डिसाइड हुआ है, जो डेलीगेट्स हमने तैयार किए हैं, वो सब नेशनल कन्वेंशन में जमा होते हैं। मतलब एक बहुत भीड़ होती है, आपने वो विजुअल ज़रूर देखे होंगे, अपने अपने नाम के शोर लगा रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। दोनों पार्टियां अपने अपने अलग अलग नेशनल कन्वेंशन करते हैं और अपने उम्मीदवार, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, उसको फाइनल करते हैं।
राष्ट्रपति के साथ एक और नाम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम भी फाइनल करते हैं। वो नाम इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर राष्ट्रपति देश में नहीं है तो वो राष्ट्रपति की जगह लेता है, उसके बराबर शक्तियाँ रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रनिंग मेट की। रनिंग मेट यानी दौड़ का साथी, यानी कि उपराष्ट्रपति। इन दोनों नामों का डिक्लेरेशन होता है वहाँ पर। काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, शोर शराबा होता है, अलग अलग तरीक़ों से, मतों के ज़रिए, भीड़ के ज़रिए, ग्रुप्स के ज़रिए, अलग अलग तरीक़ों से निचोड़ बनाते 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 हम निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि इस पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार इस बार ये होने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप होने जा रहे हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश होने जा रहे हैं, राष्ट्रपति ओबामा बनने जा रहे हैं। ये उनका उस वक्त अनाउंसमेंट हो जाता है। ये एक बहुत ही शानदार घड़ी होती है जब खूब सारा खुशियाँ और जोश और खरोश के साथ लोग लगे हुए होते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आप समझ ही गए होंगे, कैंपेनिंग की जाती है। यानी कि हमारे यहाँ जैसी कैंपेनिंग नहीं होती। हमारे यहाँ आप देखते हैं अक्सर कि हमारे चुनावी जो रैलियाँ हैं उसमें लाखों लोग आते हैं और मंच पर हमारी सारी जो कैंपेनिंग है वो मंच पर होती है, या फिर अब तो डिजिटल मीडिया है तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए अलग अलग वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं और गांव-गांव जाकर भीड़ में जो लोग प्रचार करते हैं अपनी अपनी पार्टी का। अमेरिका में क्या होता है कि रैलियां होती हैं, नो डाउट, उसके अलावा यहाँ डिबेट का कल्चर बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा कल्चर है, हमको अडॉप्ट करना चाहिए कल्चर। आमने सामने पक्ष विपक्ष बैठते हैं, अपने अपने मुद्दे रखते हैं, अपने अपने सलाहें रखते हैं, अपने अपने जो इंटेंशन है वो जाहिर करते हैं, अपने अपनी जो सोच है, जो चुनाव के बाद जो करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, उसको जाहिर करते हैं। बहुत अच्छी डिबेट होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो डिबेट है, जिसको 8 करोड़, 10 करोड़, 15-15 करोड़ लोग देखते हैं, वो है टेलीवाइज डिबेट। टेलीविज़न में पर्टिकुलर चैनल्स दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवारों को बुलाकर कमाल की करारी बहस करते हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर, माइग्रेशन से लेकर, हर मुद्दे पर, इकॉनमी से लेकर हर मुद्दे पर बात करते हैं। और उसमें एक बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं, उन पे आपस में भी एक सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर ये तय होता है कि ये डिबेट कौन जीता। जो भीड़ देख रही है उनको, उस भीड़ से भी एक सर्वे लिया जाता है, उसके बाद पता पड़ता है कि ये इंसान इस डिबेट को जीता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप की ओर, तीसरी कड़ी, तीसरा पड़ाव, यानी कि इलेक्शन। अब इलेक्शन आ चुके हैं। अच्छा, इनके संविधान के अनुसार हर चीज़ डिसाइडेड है, डेट्स डिसाइडेड हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी मुँह उठाए इलेक्शन हो जाएगा, इनका एक फ़िक्स है, तभी इनके इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में। हर चीज़ एकदम फिक्स है। इनके संविधान में क्या लिखा हुआ है? अब ये जुलाई से होता हुआ अक्टूबर से होता हुआ, अक्टूबर में कैंपेनिंग वगैरह हो गई, अब आ गया है अपना नवंबर। इनका संविधान कहता है कि जो नवंबर है उसका जो पहला सोमवार के बाद मंगलवार होगा, उस दिन वोट डाले जाएंगे। सोमवार के बाद मंगलवार का मतलब क्या हुआ कि मतलब 1 तारीख है और आज मंगलवार है तो आज वोट नहीं डाला जाएगा, अगले मंगलवार को डाला जाएगा, क्योंकि इस बार सोमवार नहीं आ पाया। उसी दिन वोट डाला जाता है, मतलब 2 से 8 तारीख के बीच में लगभग एक डेट जो जिस दिन मंगलवार पड़े उस दिन वोट डाला जाता है। उस दिन होते हैं आम चुनाव और तमाम लोग अलग अलग तरीके से बैलेट पेपर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। देखिए, जनता जो है उनको एक भ्रम होता है कि वो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, जबकि ये झूठ है। वो राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे होते हैं। जनता जो है वो अपने इलेक्टर्स को, अपने यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको चुन रही होती है। ये सच है, इसलिए बोला गया है इनडायरेक्ट इलेक्शन। वो कैसे, वो आप समझेंगे। देखिए, दरअसल क्या होता है कि जिसको जनता चुन रही है, यानी जो सीट्स के उम्मीदवार हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमने सांसद को वोट किया और सांसद सारे मिलकर एक पार्टी के प्रधानमंत्री को बनाते हैं, यानी कि हमने बीजेपी में वोट दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, जो कि पहले से डिसाइडेड था। उसी प्रकार वहाँ पर इलेक्टर्स होते हैं। इलेक्टर्स जो हैं उनका काम यही है, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जनता जो है वो इलेक्टर्स को चुन रही है, राष्ट्रपति को नहीं चुन रही है। इस बात पर ध्यान दें आप। अब जो इलेक्टर्स का जो ग्रुप है, यानी 538 जो सीट्स के इलेक्टर्स हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये उन तमाम नुमाइंदों का एक संगठन है। इसको हम निर्वाचित मंडल भी बोल सकते हैं। अमेरिका में जो होता है एक बहुत ही अनोखा फॉर्मूला है जिसको सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं, वो है विनर टेक्स ऑल। अब ये विनर टेक्स ऑल क्या है? मान लीजिए वहाँ भी किसी राज्य में, मतलब इसी आम चुनाव में एक राज्य की मैं अगर बात करता हूँ, उसमें जैसे कि मान लीजिए कैलिफोर्निया है, 55 सीटें हैं वहाँ पर, और 30 सीटें जो हैं वो एक पार्टी को मिल जाती हैं, पार्टी ए, और बाकी सीटें जो है पार्टी बी को मिल जाती हैं। ज़्यादा सीटें पार्टी ए को मिली, मतलब पूरी सीट्स का जो विनर है वो पार्टी ए है। समझ रहे हैं आप? पूरा राज्य, हर प्रत्याशी विजयी हो गया उस पार्टी का जिसने बहुमत पाया। ये वहाँ का फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही अजीब गरीब है। इसी के कारण ऐसा होता है। पिछली बार राष्ट्रपति ट्रंप के टाइम पर भी यही हुआ था, उससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप के समय 2016 में आपको याद होगा, हिलरी क्लिंटन को वोट परसेंटेज यानी पॉपुलर वोट ज़्यादा मिला था, बावजूद उसके वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि जो इलेक्टर्स हैं, यानी कि जो सांसद पकड़ लीजिए आप, जो इलेक्टर्स हैं, उन्होंने वो ज़्यादा हैं ट्रंप के पास, जबकि वोट्स ज़्यादा थे हिलरी के पास। अब ये जो विनर टेक्स ऑल का फॉर्मूला है, ये अमेरिका के 50 में से 48 राज्यों में लागू होता है। अभी तो 50 राज्य हैं, आगे और भी बढ़ सकते हैं जिस प्रकार से अमेरिका एक्सपैंड हो रहा है और आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप हैं और शहर हैं वो खरीदता जा रहा है, एक्सपैंड होता चला जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल 50 राज्य हैं, आगे और बढ़ सकते हैं। 2 राज्यों में ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि 535 सीटें मैंने आपको बताई, तो 535 + 3 बोल रहा था मैं, 535 + 3। अब वो 3 क्या है? 3 है वॉशिंगटन DC, जिनकी राजधानी जैसे हमारा दिल्ली है। अब उसका भी तो विशेष अधिकार होना चाहिए। तो वो जो 3 सीट्स हैं वो DC से आती हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया से आती हैं। अब देखिए, कुछ राज्य जो हैं, जैसे हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश है और भी तमाम राज्य हैं, वो एक बीजेपी के सीट्स हैं, बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, राज्य हैं। बोलते हैं ना कि गढ़ हैं बीजेपी के, गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अमेरिका में कई सारे राज्य हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी के ही गढ़ हैं, जो पता है कि ये तो रेड स्टेट है या ब्लू स्टेट है, ये रिपब्लिकन का स्टेट है या डेमोक्रेट्स का स्टेट है, यहाँ पर तो यही सरकार बनेगी, ऐसा मान के चलते हैं वो लोग। अब जो निर्धारण करने वाले राज्य हैं उनको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा एक शब्द, स्विंग स्टेट। स्विंग मतलब झूला। स्विंग स्टेट क्या करते हैं? यहाँ कांटे की टक्कर चलती है, तो जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज, जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर बहुत जोर लगाते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स में जो जीत गया वो आप समझ लीजिए कि जीत गया, प्रेसिडेंट बन गया वो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्टर्स ज़्यादा है यहाँ पर। इसीलिए स्विंग स्टेट्स महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए, सब चुनाव हो चुका है और इलेक्टर्स भी चुन लिए गए हैं। आपको समझ आ गया क्या प्रोसेस है, राज्य में क्या प्रोसेस है। ये बात भी आप समझ लीजिए कि जब ये चुनाव हो रहा है उस वक्त कई सारे बॉक्स हैं। एक बैलेट नहीं डाल रहे हैं वहाँ के नागरिक, तमाम बैलेट डाल रहे हैं। मतलब उसी वक्त, जैसे हमारे समझ लीजिए विधायक का, सांसद का, नगर पालिका का, ये वैसे साउंड कर रहा है ना, बाप का, दादा का, भाई का, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। खैर, ये सारे इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं। जो हमारे पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम से डिबेट चल रही है कि एक साथ ही सारे इलेक्शन हो जाना चाहिए और तमाम जो मशीनरी का जो खर्चा है, तमाम जो मेहनत बर्बाद होती है, जो पुलिस बल का दुरुपयोग होता है, वो सब ख़त्म हो जाए। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ एक साथ हो रहा होता है ये। इसके बाद आती है फाइनल घड़ी, यानी कि इलेक्टर्स जो हैं अब वो राष्ट्रपति को चुनने जा रहे हैं। कैसे चुनने जा रहे हैं? देखिए, उनका जो राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का वो चुना हुआ इलेक्टर था, तो वो जाएगा भोपाल में, मतलब हर राज्य के कैपिटल में वो जाएगा वोट देने।
किसको वोट देने? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए हर इलेक्टर्स अपने अपने राज्य के कैपिटल में जाके वोट डालता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। जिसके बाद इतनी लंबी संघर्ष के बाद आपको पता है 100 सीट्स जो हैं वो राज्यसभा यानी सेनेट की हैं और 438 जो सीटें हैं वो लोकसभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की हैं, यानी कि इनको दोनों को मिला दें तो 538 सीटें हुई। इसका मतलब है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 270 है। 270 के पार जिस इलेक्टर्स ने अपने वोट दे दिए, जहां रुझान पलट गया, वो इंसान जो है राष्ट्रपति बन गया और उसका जो रनिंग मेट है वो उपराष्ट्रपति बन गया। ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इतना डिटेल नहीं बताते तो शायद आपको समझ नहीं आता। इसके अलावा कुछ रोचक तथ्य आप जान लीजिए कि अमेरिका में जो है वो नॉन पॉलिटिकल आदमी भी मंत्री बन सकता है। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है कि उसको कम से कम संसद का एक सदस्य होना ज़रूरी है, पार्टी के सदस्य होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है। वहाँ पर लोकतंत्र इजाज़त देता है राष्ट्रपति को कि मंत्रिमंडल में बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी बात, काफ़ी टाइम से इस पर विचार चलता रहा उनमें कि राष्ट्रपति जो हैं कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप ना कर दें और एक बहुत ज़्यादा प्रताड़ित ना करने लग जाए लोगों को। इसलिए 40-50 साल पहले लगभग, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, उसके बाद से अब लगातार अब 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जैसे बराक ओबामा 2 बार बन चुके, तो अब वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा तीसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बोलते तो हमारा भी फेडरल स्टेट है इंडिया को, सही मायनों में फेडरल स्टेट अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका में जो है फेडरल स्टेट का क्या मतलब हुआ कि राज्यों को ज़्यादा ताकत मिलती है, यानी कि राज्य जो हैं उनका अपना, हर राज्य का अपना विशेष एक झंडा है, उनकी सिटीजनशिप है, यानी कि उस राज्य का जो नागरिक है वो उस उस देश का जो नागरिक है उस राज्य का भी नागरिक है। वो अलग अलग सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है बेहतर है, लेकिन उनके राज्यों को ज़्यादा पावर मिलती है, इसलिए वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो ज़्यादा अग्रेसिवली काम करती हैं आगे बढ़कर। ये एक मुख्य अंतर है। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि विनर टेक्स ऑल का जो फॉर्मूला है उसके कारण क्या होता है कि पॉपुलर जो वोट है, मतलब जनता का जो वोट है, जनता ने जिसको जिताया है वो कई बार प्रेसिडेंट नहीं बन पाता, तो ये बहुत बड़ी खामी है। इसके कारण एक बहुत ही अलग तरीके का जो फॉर्मूला है, ये तमाम गुणा भाग और मकड़जाल के बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जो है दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री क्लेम करने वाला अमेरिका, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो जो गद्दी में बैठेगा वो अगले 4 साल तमाम चीज़ें करता रहेगा। पाकिस्तान से उठा के वो उसामा को उड़ा देगा, किसी को आंख दिखाएगा, चाइनीज़ वायरस बोलेगा। इसलिए तमाम फैक्ट्स ज़रूरी थे। आप लोगों के लिए मैं तमाम ये फैक्ट्स निकाल कर आया, मुझे लगा आपको ज़रूरत होगी, तो मैंने इतना लंबा ये वीडियो आप लोगों के लिए पेश किया। तो इतनी मेहनत के लिए अगर आपको अच्छा लगता है और भी आपके अगर कोई सजेशन है तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, याद है ना? एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।